तो मेरे प्यारे भारतीय विद्यार्थियों, आ गया हूँ मैं आप सभी लोगों का दुख दूर करने के लिए। दुख बोले तो फिजिक्स एक तरह का दुख है भाई, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी जिनको फिजिक्स पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनको फिजिक्स तो समझ में आता नहीं। तो दुख की हुई ना बात। तो चलो शुरू करते हैं बेशर्मों की तरह। बेशर्म बोले तो पढ़ाई में कौन सी शर्म है, जो जो करता है शर्म उसके फूटते हैं कर्म। तो बात करेंगे आज हम दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जिसे हम कुलाम्स लॉ भी कहते हैं। तो मेन बात शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आपको बता दूं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगते हैं, या दो नेगेटिव चार्जेस हों तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेस हों, एक प्लस एक माइनस, तो भाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। हर कोई जानता होगा, बेसिक फंडा है भाई। तो अब हम शुरू करते हैं कुलाम्स लॉ के बारे में। तो कुलाम्स लॉ बताने से पहले तो इसको डिलीट कर दूं मैं, ताकि मैं कुलाम्स लॉ के लिए एक बढ़िया सा हॉट और सेक्सी फिगर बना सकूं। तो चलिए फिगर बना लेता हूँ हॉट और सेक्सी। देखिए ये दो लाइनें सुनकर कई लोग रोमांटिक हो चुके होंगे, मैं जानता हूँ। बट रोमांटिक होने की बात नहीं भैया, फिजिक्स है, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो शिट, थोड़ा सा डायग्राम बनाना भी आसान नहीं होता। तो अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक यहाँ प्लस प्लस या माइनस कुछ भी Q1 चार्ज है, और एक यहाँ Q2 चार्ज है। और मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस R है, और इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो जैसा कि कुलाम्स लॉ ने ये कहा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स खास तीन बातों पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं लिख के समझा देता हूँ। पहला, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप इसे लिखेगा नहीं, बस समझने के लिए है, जब कहेंगे लिखने को तब आप लिखिएगा। दूसरा, बीच का डिस्टेंस, यानी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, मीडियम बिटवीन दी चार्ज, मीडियम, ये वो मीडियम जिनमें ये दोनों चार्ज रखे गए हैं। ये तीन बातों पे खास डिपेंड करते हैं। मीडियम को करेक्टराइज करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो कि एक्सप्रेशन में आने वाले हैं, आगे डेरिवेशन में आने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये तीन चीज़ों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स। तो चलिए इसको डिलीट करके अब मेन कुलाम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो कुलाम्स ने कहा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम वर्ड एक्सप्रेशन में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 एंड Q2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देम। एंड ये भी कहा इसके साथ कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के बीच। अगर हम दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दें तो ये फोर्स कम होने लगता है, और घटाते रहें तो ये फोर्स बढ़ने लगती है। ऑब्वियसली भाई, दो चार्जेस जितने नज़दीक हो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ ही जाएगा। जैसे दो चुंबक के बीच अगर मैग्नेट है आपके पास, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम कम कर लेते हैं तो उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको दूर रखते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। वैसे ही चार्जेस का फंडा है, जैसे मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ है वैसे चार्जेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को हम मिला दें, दैट इज़ कंबाइनिंग बोथ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंबाइनिंग बोथ, तो यहाँ पे हमें एज ए फुल एक्सप्रेशन मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 Q2 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर यहाँ पर इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के साथ साथ हम इसमें एक कांस्टेंट लगा देंगे K, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आप जो ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये कुलाम्स फार्मूला है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये कैरेक्टराइज या डिफाइन करता है। और यहाँ से अगर दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड दिए हो, बीच के डिस्टेंस दिए हो, तो यहाँ पे पुट करके, और अगर आपके पास K की वैल्यू पता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम
वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिंपल बस कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी आप समझ जाएंगे, कांस्टेंट कार्ड जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और k की वैल्यू होती है एक अदर एक्सप्रेशन के साथ 1/4πε0। आगे चल के बताएंगे एक्सप्रेशन क्यों और कैसे हुआ। और यहाँ पर ε0 परमिटिविटी है जिसके बारे में हम डिटेल बताने वाले हैं, मगर इस वीडियो में नहीं, आगे। और k की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ इसकी यूनिट देखें तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के बारे में भी हम आगे बताएंगे अभी। तो ये रहा आपके पास आपके लिए कूलम्स का पूरा फार्मूला, कूलम्स इन जनरल फॉर्म। अगर हम k की वैल्यू 1/4πε0 यहाँ रख दें तो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं। वैक्यूम के लिए ही k के लिए एक्सप्रेशन होता है और वैक्यूम के लिए ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई और मीडियम हो, जैसे मीका हो गया या वाटर हो गया, ऑयल हो गया, किसी भी तरह का इनके बीच का मीडियम अगर बदल जाती है तो k की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k की वैल्यू भी बदल जाएगी। बट मोस्टली हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनके बीच एयर या वैक्यूम सपोज करके। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे और पढ़ना ज़रूरी भी है, अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। और वैसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कूलम्स लॉ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू जो चार्जेस है। और जैसा हम जानते हैं कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे बढ़िया सा। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये दो एक्सिस बना लेते हैं पहले, ये ओरिजिन, और मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ है Q1 और एक चार्ज यहाँ है Q2। ओरिजिन से मिला देते हैं चार्जेस को, Q2 को भी मिला देते हैं और Q1 Q2 को। देख सकते हैं आप ये लाइन चार्जेस Q1 की वेक्टर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और मान लेते हैं वेक्टर पोजीशन R1 है, यहाँ लिख देता हूँ R1, वेक्टर R1, और चार्ज Q2 का वेक्टर पोजीशन R2 है। तो इस हिसाब से Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस का दो तरह से पॉसिबल है। या तो हम इसे कहेंगे वेक्टर R12 विच इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, या R21 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, बट दोनों ही चलेगा। इसको अगर हम चाहें तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम कंसीडर करने वाले हैं कि दो सेम या लाइक चार्जेस, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्जेस। तो बना लेते हैं फिगर। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक चार्जेस Q1 है और यहाँ एक चार्जेस Q2 है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। तो अगर हम मान लें कि चार्जेस Q1 पर चार्जेस Q2 की वजह से रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में होगा। ये चार्जेस पर जो लगने वाला फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, वेक्टर नोटेशन, और यहाँ पर ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, वेक्टर नोटेशन। बीच का डिस्टेंस वेक्टर R12 इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर R21 इक्वल्स टू वेक्टर
R2 माइनस वेक्टर R1। अगर हम वेक्टर R12 लेते हैं तो डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में, और अगर R21 लेते हैं तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और ये इस तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंप्लीफाइड फिगर है। अब आते हैं एक्सप्रेशन में। तो यहाँ सबसे पहले चार्जेस Q पर चार्जेस Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये होने वाला है F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर एंड R12 विथ यूनिट कैप। इक्वेशन नंबर 1 आप इसे सपोज कर लीजिए। इसी तरह से F21 के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज 1। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसे F21 हो जाएगा वेक्टर के साथ, K Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर एंड R21 विथ यूनिट कैप। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएं कि दो चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ भाई क्या बताता है एक्शन रिएक्शन वाला, कि दो फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे, विच मीन्स आप लिख सकते हैं फोर्स F12 इक्वल्स टू फोर्स F21 विथ नेगेटिव साइन, मीन्स इक्वल और अपोजिट। तो एज ए होल हम पूरे कुलाम्स फार्मूले को किसी एक फॉर्म या इस फॉर्म या उस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हेंस कुलाम्स फार्मूला F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 विथ यूनिट कैप। आप इसे भी कुलाम्स फार्मूला मान सकते हैं, या आपके पास और भी तरीके, सेकंड इक्वेशन को भी मान सकते हैं। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है कुलाम्स फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। और अगर बात करें फोर्स के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पूरा एक तरह से नोट मिल जाए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी along the line joining the center of charge, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों ये सारे के सारे एक तरह का नोट है, आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हो गई अब तक कुलाम्स लॉ के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K के बारे में। इसको डिफाइन करेंगे हम। तो बात करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K के बारे में, इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसा हमने अभी जस्ट कुलाम्स लॉ का एक फार्मूला पढ़ा है, F इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा अब लिखता हूँ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
के को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं दो चार्जेस को लेकर के। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक चार्जेस Q1 है और यहाँ चार्जेस Q2 है और बीच का डिस्टेंस r इक्वल्स टू अगर हम ले लें 1 मीटर और ये चार्जेस की जो वैल्यू है दोनों 1 कूलाम है, इसे 1 कूलाम और ये भी 1 कूलाम, और इनके बीच लगने वाला फोर्स जो कि आगे चल के K होने वाला है, अभी दिखा देंगे यहाँ पे। तो अगर हम ये मान लें कि दो चार्जेस जो कि वैक्यूम में रखा हुआ है और दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है और उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट है। इफ़ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलाम और हम इन एयर की बात करेंगे क्योंकि चार्जेस को एयर में रखा गया है, या वैक्यूम की बात कर लेते हैं, एंड r इक्वल्स टू 1 मीटर। तो यहाँ पे हम ये सपोज करने वाले हैं कि इफ़ जो दो चार्जेस है उनकी वैल्यू 1 कूलाम है और उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों चार्जेस एयर में रखे गए हैं, तो ये सारे वैल्यूज इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है F इक्वल्स टू K। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का फोर्स ही होता है जो कि दो यूनिट चार्जेस के बीच में लगते हैं और दोनों चार्जेस यूनिट डिस्टेंस पे होते हैं और चार्जेस सिस्टम एक वैक्यूम या एयर में होता है। यानी शॉर्टकट में हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर दो यूनिट चार्जेस यूनिट डिस्टेंस पर वैक्यूम या एयर में रखे हों तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट is equal to the electrostatic force acting between two unit charges placed at unit distance in air या वैक्यूम भी कह सकते हैं, वो आप सपोज कर लीजिए, लिखेंगे नहीं। और अगर थोड़ी सी और बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मीडियम चार्जेस के बीच में रखे हुए मीडियम पर। तो ये बात यहाँ पे हम नोट में देने वाले हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट K depends on the nature of medium, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है और अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग होती है। इट्स वैल्यू इज डिफर फॉर डिफरेंट मीडियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की बात हो गई। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट। तो हम यूनिट को बना सकते हैं जैसा कि हमारे पास कूलाम्स फार्मूला है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे, साइड चेंज करके K और R स्क्वायर को F में मल्टीप्लाई किया, F इंटू R स्क्वायर, और Q1 Q2 डिनोमिनेटर में चले जाएंगे साइड चेंज करने से। अब हम यूनिट ऑफ K निकालने के लिए
ये सारे क्वांटिटीज़ की यूनिट को रख देंगे, यहाँ यूनिट निकल जाएगी। जैसे यहाँ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस है आर, इसकी यूनिट होती है मीटर्स फॉर मीटर स्क्वायर, अपान यहाँ दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनका यूनिट कूलाम होता है, तो 2 बार कूलाम रखेंगे, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमें यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन और पाई की वैल्यू रख देंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करने पर हमें K की वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, जिससे कि आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल सके। आप पूरी तरह से हर एक चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी पाएंगे, और आपको ट्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग से आप मेरे सारे वीडियोस देखते जाएं तो।